हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर फड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हेयर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इकोनॉमिक्स की यूनिट जो है वो चल रही है और इकोनॉमिक्स का आज पार्ट सेकंड है जिसमें आपके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस आर फॉल्स। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें फॉल्स के बारे में पूछा है, यानी फॉल्स बताना है आपको कि ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से फॉल्स कौन सा है। सो फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक रेंट इज द सेम एज इकोनॉमिक प्रॉफिट। imputed cost is a rent of a hired building. When AC is equal to MC, AC is minimum, and when MC is rising, AC is greater than MC, और output is optimum when AC is equal to MC। चलिए बताइए। देखिए, इकोनॉमिक रेंट और इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या सेम होता है? कहाँ से सेम होता है बताइए। इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? इकोनॉमिक रेंट समझिए, जब आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, कोई सा भी, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाए, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक रेंट। अब मैम एक्स्ट्रा पेमेंट किस तरीके से मिलेगी? देखिए, छोटा सा एग्जांपल समझिए। आप लोगों को सबको बहुत नॉलेज है, स्मार्ट बच्चे हैं आप लोग, सबको पता है आजकल प्लॉट की कीमतों के बारे में आप लोग जानते होंगे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप समझिए, रोड के पास जो रोड होता है, मेन रोड होता है कहीं भी जगह का, किसी भी लोकेशन का, वहां पर रोड पे जो प्रॉपर्टी होती है, जो प्लॉट होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कि नहीं होती है? भाई अगर आप कभी भी रोड या मेन मार्केट में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन एग्जाम्पल समझिए, एक सेम साइज का है, समझ लीजिए आप, 1 बीघा समझ लीजिए, 1 बीघा जमीन है, आपकी प्रॉपर्टी है रोड के पास, उसकी जो कीमत है वो 1 करोड़ है, ठीक है। और वही 1 बीघा जमीन थोड़ा बैकवर्ड एरिया में है, थोड़ा मतलब ऐसे एरिया में है जहां पर आपके आसपास कोई फैसिलिटीज नहीं है, दूसरे लोकेशन पर है, उसकी वही सेम साइज की कीमत वहां पे 50 लाख रुपए है। तो अब एक बात बताइए, इकोनॉमिक रेंट क्या होगा? कि देखिए, जो रोड के पास जो प्रॉपर्टी थी, सेम साइज होने के बाद भी उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही है। जैसे मैंने आपको बोला, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनमें से कोई सा भी फैक्टर प्रोडक्शन लगाइए, तो मैंने यहाँ पर लैंड ले ली है। तो आप देखिए, वहां पर उसको 50 लाख रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि वो जो लोकेशन है वो रोड के पास है उसकी, इसीलिए वो ज्यादा महंगी बेची जा रही है। तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिला कि नहीं मिला? भाई वो जो पीछे लैंड था उसमें तो 50 लाख ही दे रहे जो बैकवर्ड एरिया में है, लेकिन जो रोड पे है उस पे 1 करोड़ है, यानी 50 लाख ज्यादा। तो यहाँ पे ये जो 50 लाख ज्यादा अमाउंट है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक रेंट, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू में से, टोटल रेवेन्यू में से अगर आप टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो वो आपकी इकोनॉमिक प्रॉफिट हो जाती है। अब मैम टोटल कॉस्ट में क्या आता है? क्योंकि इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट भी होती है। टोटल कॉस्ट में आपकी दोनों कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दोनों, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होगी और एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी होती है। लेकिन जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं होती, सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। इसीलिए अब ये बताइए, दोनों चीजें कहीं से सेम लग रही हैं? बिल्कुल भी नहीं लग रही मैम, कहीं से भी सेम। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फॉल्स ही पूछा है। फिर बोला गया है इम्प्यूटेड कॉस्ट इज अ रेंट ऑफ अ हायर्ड बिल्डिंग। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या रेंट है? हायर बिल्डिंग। यहाँ पे ये देखिए हायर, नहीं मैम नहीं, हायर नहीं होगा। इम्प्यूटेड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि हम हायर करने की जगह खुद यूज कर लें। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सपोज मेरे पास एक एक्स्ट्रा रूम था, अगर मैं चाहती तो उसको रेंट पे देकर हर महीने 15-16 हजार एज अ रेंट में वसूल सकती थी। लेकिन मैंने क्या किया, वो रूम मैंने अपने बिजनेस के लिए यूज कर लिया, एक्स्ट्रा रूम, ठीक है, एक्स्ट्रा घर समझ लीजिए। तो हायर नहीं होता, यानी जो चीज मैं हायर कर सकती थी पर मैंने वो खुद के लिए यूज कर लिया, इसीलिए वो इम्प्यूटेड कॉस्ट माना जाता है, ठीक है। वो वाली कॉस्ट जो मुझे मिलने वाली थी एज अ रेंट, मैं किसी और से ले सकती थी उसको किराए पे देकर, पर मैंने वो रेंट क्या करा, खुद ही यूज कर लिया, तो वो रेंट मेरी अब नहीं आने वाली। तो यहाँ पर हायर्ड लिखा है तो ये गलत है, हायर नहीं कर सकते, हायर वाली कॉस्ट पे इम्प्यूटेड कॉस्ट नहीं आती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। वेन ए सी इज इक्वल टू एम सी, ए सी मिनिमम होता है, बिल्कुल जी। जब एसी और एमसी बराबर हो जाते हैं तो एसी मिनिमम होता है, ये बिल्कुल राइट है। हमें रॉन्ग बताना है तो ए और बी रॉन्ग हो गए। वेन एमसी इज राइजिंग, एसी इज ग्रेटर देन एमसी, नहीं। जब एमसी से ग्रेटर होता है तो एसी होता है फॉलिंग, ठीक है। जब ये वाली सिचुएशन आपकी आती है, जब एसी इज ग्रेटर देन एमसी, तब इस टाइम पर एसी जो होता है वो फॉल कर रहा होता है, इसीलिए ये वाला भी गलत हो गया।
लास्ट है आउटपुट इज ऑप्टिमम व्हेन एसी इज इक्वल टू एमसी। बिल्कुल, जब एसी एमसी के बराबर होता है तो आपका जो आउटपुट है वो ऑप्टिमम लेवल पे होता है। तो इसका जो आंसर होगा फॉल्स बताना था, ए बी और डी इसका आंसर होगा। ए, ठीक है, बी और डी फॉल्स बताना था। मैंने आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। Next question on your screen is which one of the following is not the assumption of consumer behavior based on the ordinal utility theory। जी मैंने आपको पहले ही सबको क्लियर बता दिया है। जितने भी assumptions हैं प्लीज लर्न कर लीजिएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड के assumptions, इकोनॉमिक्स में जितने भी टॉपिक है सबके assumptions, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है, आपके सबके आपको assumptions याद करके जाने। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। तो ऑर्डिनल में क्या होता है बताइए। सबसे पहले रेशनैलिटी, देखिए रेशनैलिटी तो सब में आएगा, चाहे ऑर्डिनल हो चाहे कार्डिनल हो। कंज्यूमर हमारे बड़े समझदार हैं, ठीक है। दूसरा है यूटिलिटी ओनली ऑर्डिनली मेजरेबल, ऑर्डिनरीली मेजरेबल। अब ये बताइए इसमें क्या बोला गया है कि यूटिलिटी ओनली ऑर्डिनली मेजरेबल, तीसरा है सेटाइटी ऑफ डिमांड और चौथा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलिए बताइए इसका। मैं आपको इसके assumptions भी दिखाऊंगी अभी, ठीक है। सारा टॉपिक मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे आप लोगों को, अभी के अभी आप लोगों को ये टॉपिक्स जो है वो लर्न हो जाएंगे। देखिए पहले इसके assumptions देख लीजिए, फिर आसानी होगी आपको लगाने के लिए। जैसे मैंने बोला रेशनैलिटी, समझदार होते हैं हमारे कस्टमर्स। ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। ट्रांसटिविटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ चॉइस होता है, अगर आपने ए से बी को प्रीफर किया है और बी ने सी से प्रीफर किया है तो डायरेक्टली ए जो है वो सी को प्रीफर कर देगा, इसीलिए बोलते हैं ट्रांसटिविटी। नॉन सेटाइटी यानी आपकी जो इच्छा है वो कभी जिंदगी में पूरी नहीं होगी। आपकी जो इच्छा है वो जिंदगी में कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ह्यूमन वांट्स जो है वो कभी पूरे नहीं होते। चलिए नेक्स्ट है, फिर है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी इसमें यह बोला गया है कि अगर आप एक कॉमोडिटी को ज्यादा चूज करने के लिए आप दूसरी कॉमोडिटी का सेक्रीफाइस कर देते हैं, उसे बोलते हैं डिमिनिशिंग। जैसे अगर मैं एप्पल और ऑरेंज की बात करूं तो एक एडिशनल एप्पल लेने के लिए मैंने 4 ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे इसके assumptions। चलिए तो ऑटोमेटिकली अब तो आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैंने सब समझा दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर सेटाइटी ऑफ डिमांड, सेटाइटी नहीं नॉन सेटाइटी होगा, क्योंकि हमारी जो इच्छा है वो बेशुमार है, हम लोग अपनी इच्छा कभी पूरी नहीं कर सकते। आज बाइक मांगी है, कल कार मांगेंगे, कल प्लेन मांगेंगे, ठीक है, तो इसीलिए नॉन सेटाइटी ऑफ डिमांड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अजम्पशंस प्लीज सबके याद कर लीजिएगा। ये आता है आपके पास मैच द कॉलम क्वेश्चन, ठीक है। मैच द कॉलम क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हायर इंडिफरेंस कर्व, कन्वर्स इंडिफरेंस कर्व, प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। चलिए हम लोग को जो आता है हम उससे एक टिक लगा सकते हैं, इससे जरूरी नहीं हमें सारी चीजें ही यहाँ पर आएंगी, ठीक है। लेकिन हम लोग मैच द कॉलम में यही फायदा होता है कि अगर आपको 2 पॉइंट्स भी पता होंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हायर इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है? हायर इंडिफरेंस कर्व बोलता है जितना ज्यादा डिफरेंस कर्व बनेगा उतना सेटिस्फेक्शन होगा। ए का फर्स्ट आपने देखा होगा ना, इस तरीके का कर्व होता है इंडिफरेंस कर्व का, जितना हायर होता जाएगा उतना सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा, और जितना हायर होता जाएगा उतना सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा। चलिए तो ए का फर्स्ट यहाँ पे मैंने लगा दिया है।
फिर इसके बाद देखिए इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व का क्या मतलब होता है, सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है कर्व में। हम लोग कॉम्बिनेशंस लगाते हैं गुड्स के जहां पर हमको सब सब जगह सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो डी का थर्ड हो गया। फिर प्राइस लाइन। प्राइस लाइन होती है कांस्टेंट प्राइस रेशियो। कांस्टेंट, देखिए आपने देखा होगा प्राइस लाइन और बजट लाइन जो होती है वो काफी स्ट्रेट बनती है इस तरीके की, देखिए। तो वो स्ट्रेट क्यों बनती है, इसीलिए बनती है कि जो प्राइस होते हैं वो आपके कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर आपका जो प्राइस होता है, प्राइस रेशियो वहां पर कांस्टेंट होता है, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन बनती है प्राइस लाइन की। इसीलिए आपका सी का फोर्थ हो गया और फिर बी का सेकंड हो गया। सॉल्व हो गया अपने आप क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ए का फर्स्ट हो गया, बी का सेकंड हो गया, सी का फोर्थ हो गया, डी का थर्ड हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगेन द मैच द कॉलम क्वेश्चन है ये। और देखिए प्लीज आप लोग जो है सबके थ्योरी के ऑथर के नाम, सारी जो बुक्स आई हैं उनके जो नाम है वो सारे याद रखने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है आपका। सो एडम स्मिथ ने कौन सी बुक दी थी, एयर मार्शल की कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, जे आर हिक्स का कौन सा है, और वैसिली लियोनटिफ का कौन सा है, बताइए। वेल्थ ऑफ नेशंस का तो सबको पता होगा, इतना इजी है ये वाला तो। बाकी आपको याद होना हो, पर आपको ये तो याद होगा। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का अगर आपको पता होगा तो आप लगा दोगे। तो सबसे पहले एडम स्मिथ ए का थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड या फोर्थ में से कोई एक हो जाएगा। ए आर मार्शल की कौन सी बुक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए इसको तो लर्न करना पड़ेगा आप लोगों को। ये हो गया ए का थर्ड, और बी का आपका फर्स्ट हो गया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, बाकी ऑटोमेटिकली सी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। दो सही हमने क्लियर कर लिया, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। और जे आर हिक्स की कौन सी है, वैल्यू एंड कैपिटल। और वैसिले लियोनटिफ की कौन सी है, इनपुट एंड आउटपुट इकोनॉमिक्स। तो इसमें कुछ समझाने का नहीं है, इसमें आपको सारे ऑथर्स वगैरह याद करने पड़ेंगे। चलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग के बारे में, बताइए। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज अप्रोप्रिएट व्हेन। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना कम कर देना जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो, आप मार्केट को जो है वो कैप्चर कर सके। इसीलिए क्या वो करते हैं सेलर्स, वो अपने प्राइस इतने स्लो कर देते हैं, इतने लो कर देते हैं कि वो अट्रैक्ट करने शुरू कर देते हैं कस्टमर्स। ज्यादा जो सस्ता होगा तो कस्टमर्स तो वही भागेगा। तो बोला गया है कि पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग जब कब ज्यादा अप्रोप्रिएट होती है। फर्स्ट ऑप्शन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द मार्केट इज हाईली इनलास्टिक, या मार्केट इज अनसर्टेन, या फिर मार्केट इज हाईली इलास्टिक, या फिर आपकी मार्केट इज नेगेटिवली इलास्टिक। तो जिसका आंसर होगा हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक इसलिए होगा कि अगर आपने थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज किया तो आपकी डिमांड में इतना ज्यादा चेंज आने वाला है। इन्होंने प्राइस इतने लो कर दिए अगर अपने प्रोडक्ट के, तो डिमांड इतनी बढ़ने वाली है, बहुत ज्यादा परसेंटेज से बढ़ेगी। इसीलिए जहां पर आपके मार्केट जो है हाईली इलास्टिक होता है, वहां पे आप जाकर अगर अपना पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग को यूज करते हैं, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसीलिए मार्केट जहां पर ज्यादा इलास्टिक होगा ना, कि अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया ना प्राइस में, तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आपने थोड़ा सा भी 1% से अगर आपने अपने प्राइस कम कर दिए, 1% से अगर आपने अपने प्राइस कम कर दिए, तो 10% से उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। देखिए ये टॉपिक में पहले करा चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं जाके इकोनॉमिक्स में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जी आपका राइट हो जाना है। चलिए अगेन डेफिनेशन से क्वेश्चन है, डेफिनेशन से क्वेश्चन है ये।
अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहाँ पर आपका कीवर्ड क्या रहेगा, कहीं भी अगर रिलेटेड गुड्स की बात आ जाती है तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाता है, क्योंकि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर ही आपके सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, ये सारे गुड्स आते हैं आपके। इसीलिए अगर ये डेफिनेशन है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जहां पे बोला गया है द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी रिलेटेड गुड्स का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कोई चेंज आता है, उससे डिमांड में जो चेंज आएगा वो कौन सा बोला गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो उसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए इसका कीवर्ड है रिलेटेड गुड्स, याद रखिएगा, कहीं भी रिलेटेड गुड्स की बात आई तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप टिक लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन मिनिमाइज द कॉस्ट फॉर गिवन आउटपुट विल बी एट द पॉइंट वेयर, बताइए। आइसो कॉस्ट इज टेंजेंट टू आइसो क्वांट, एमआरटीएस बिटवीन इनपुट्स इज इक्वल, एनी मूवमेंट फ्रॉम आउटपुट पॉइंट विल लीड टू द लो लेवल ऑफ आउटपुट, और ऑल द अबव कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो देखिए यहाँ पे सारी कंडीशंस आपकी बिल्कुल सही है, ऑल द अबव आ जाएगा, यहाँ पर ऑल द अबव आ जाएगा। देखिए कैसे, ये आइसो क्वांट मैंने बनाया है, थोड़ा सा ड्राइंग मेरी सही नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा, ये आइसो क्वांट बनाया मैंने, ठीक है, वो टच नहीं होता, सॉरी ये टच हो गया है, मैं फिर से बना देती हूँ। ये आपका आइसो क्वांट है, ये हो गया, ठीक है। इसमें बोला ये आपकी कॉस्ट की लाइन हो जाती है, टोटल कॉस्ट, ये हो गई टोटल कॉस्ट। तो आप एक बार देखिए टेंजेंट है कि नहीं है, बिल्कुल टेंजेंट है दोनों एक दूसरे से, तो फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। एमआरटीएस बिटवीन द इनपुट इज इक्वल, बिल्कुल, जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है इनपुट के बीच में वो बराबर ही होते हैं, सेम अगर आप कॉम्बिनेशन रखोगे तो आपको जो है वो सेम सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पर। फिर एनी मूवमेंट फ्रॉम ऑप्टिमम पॉइंट विल लीड टू लो लेवल ऑफ आउटपुट, अगर आपने ऑप्टिमम पॉइंट पे कोई भी चेंजेस किए तो उससे क्या होगा, आपका आउटपुट गिर जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी कोई भी मूवमेंट चेंज करते हैं, कोई थोड़ा सा भी आप ऑप्टिमम पॉइंट पर आकर अगर आप चेंज करते हैं, कोई सा भी मूवमेंट करते हैं आप, उससे आपका आउटपुट जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तीनों कंडीशन यहाँ पर सही है। ठीक है, एमआरटीएस का क्या मतलब है, पहले यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये रेशियो होता है, ठीक है, ये एक तरीके का लैंड लेबर कैपिटल आपने पढ़ा होगा, तो ये रेट होता है जहां पर आपके प्रोडक्शन के जो इनपुट होते हैं, ये इनपुट का मतलब यहाँ पर क्या है, लैंड लेबर कैपिटल जो होते हैं आपके, लेबर और कैपिटल, इनको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, इनको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब लैंड की जगह लेबर यूज कर लिया, लेबर की जगह लैंड, एक ऑप्टिमम लेवल तक यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, एक ऑप्टिमम लेवल तक ही, एक हद तक ही आप लेबर को कैपिटल की जगह यूज कर सकते हो और कैपिटल को लेबर की जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है, आया आपको समझ में। लेकिन जैसे मैंने बोला सी वाले पॉइंट में कि कोई भी मूवमेंट अगर आपने कर दिया ऑप्टिमम पॉइंट के ऊपर, अगर आप गए, एक हद तक अगर आपने क्रॉस कर दी, एक लिमिट आपने क्रॉस कर दी, तो इससे आपका आउटपुट गिरने लगेगा। देखिए एक स्पेसिफिक लिमिट होती है जहां तक आप लेबर की जगह कैपिटल को यूज कर सकते हैं और कैपिटल की जगह लेबर को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं रुक रहे उस लिमिट तक, आपने क्रॉस कर दिया, आप यूज ही करते जा रहे हैं, तो उससे आपका आउटपुट फिर गिरने लगेगा, नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए सी पॉइंट बोला है कि अगर कोई भी मूवमेंट आप करते हो ऑप्टिमम पॉइंट पे, इससे क्या होगा, आपका आउटपुट जो है वो गिरने लगेगा, ठीक है। और एमआरटीएस बिटवीन इनपुट बिल्कुल इक्वल होता है, क्योंकि जो रेट होता है जिससे एक इनपुट को हम दूसरे इनपुट पे हम जब चेंज करते हैं तो हम आउटपुट सेम रखते हैं, इसी वजह से यहाँ पर एमआरटीएस बिटवीन इनपुट जो है वो इक्वल रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए हो। भाई आप एक लिमिट से ज्यादा अगर मूवमेंट करने लगोगे लेबर की जगह कैपिटल को यूज, तो वो नेगेटिव इफेक्ट आपको देने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, सारे पॉइंट्स यहाँ पर सही बोले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हेन द डिमांड कर्व इज रिलेटिवली हाई इलास्टिक, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। तो जब आपकी डिमांड जो है, आपकी कर्व जो है हाईली इलास्टिक है, तो आप
बहुत अच्छी बात है ना, हाईली इलास्टिक है, थोड़ा सा चेंज किया, डिमांड में ज्यादा चेंज आया, प्राइस में थोड़ा सा चेंज करने से आपके डिमांड में अगर ज्यादा चेंज आता है तो आपका एमआर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एमआर जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन वहीं पे अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है, अगर आपने प्राइस में चेंज किया पर डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, तो वो एमआर आपका नेगेटिव हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो एमआर पॉजिटिव, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जब हाईली इलास्टिक है तो पॉजिटिव है हो जाता है, इन इलास्टिक है कोई चेंज नहीं आ रहा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके असम्पशन सारे याद करने हैं आपको। इसमें पूछा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड्स व्हेन। तो बताइए सेकंड कब होता है, सेकंड स्टेज, इसके 3 स्टेजेस होते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के आपके 3 स्टेजेस होते हैं जो आपको यहाँ पर याद करना है। मैं आपको ग्राफ बना के दिखा दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, जिसको नहीं आता होगा वो यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए, लॉ ऑफ वेरिएबल थोड़ा सा एक चार्ट बनाती हूँ, उसके ऊपर ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये 2 चार्ट बनाए मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। सबसे पहले आपका यहाँ जाएगा इस तरीके का टीपी, टोटल प्रोडक्ट। क्या होगा ये आपका टोटल प्रोडक्ट। ये दूसरा है आपका एमपी, ये आपका एमपी है। ठीक है, मैं ओरली भी बता रही हूँ, एमपी है। सबसे पहला फेज इसका कौन सा रहता है, ये वाला। ठीक है, फिर दूसरा फेज जब ये मिनिमम पे हो जाता है और ये जीरो पे हो जाता है। ठीक है, फिर ये तीसरा गिरने लगता है और ये नेगेटिव पे आ जाता है। 3 फेजेस हैं इसके। मैं ना दूसरे कलर से पॉइंट कर देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। दूसरा कलर चूज कर। पहला फेज आपका ये वाला रहेगा, दूसरा फेज जब ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये यहाँ पे जीरो पे रहेगा, और तीसरा जब ये फॉल होने लगेगा और ये नेगेटिव। 3 फेजेस होते हैं। तो सबसे पहला फेज क्या होता है इसका, सबसे पहला फेज होता है जब टीपी टोटल प्रोडक्ट आपका बढ़ रहा होता है, वही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी मैक्सिमम हो रहा होता है, यानी बढ़ रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। दूसरा फेज कब आता है, ये टीपी मैक्सिमम हो जाता है कि इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ने वाला, ये अपने ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच चुका है। तो जब टीपी अपने ऑप्टिमम लेवल पे सेकंड पे पहुंच चुका है तो एमपी जीरो हो जाता है। तीसरा फेज जब आता है जब टीपी आपका डिक्रीज होने लगता है, गिरने लगता है। तो जब टीपी गिरने लगता है तो एमपी जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। बस ये याद रखना है आपको। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चार्ट समझ आ गया हो। चार्ट से समझिए, पहले बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है फर्स्ट फेज। दूसरा ये मिनिमम पॉइंट पे पहुंच चुका है, अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, तो ये यहाँ पर आ गया जीरो पे, एकदम नीचे टच कर गई है लाइन एक्स एक्सिस की। फिर टीपी आपका गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एमपी क्या हो गया, नीचे चला गया नेगेटिव पे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चार्ट समझ आ गया हो। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, चार्ट याद रखिएगा ये हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कब एंड होता है आपका, कब सेकेंड होता है, जब आपका जीरो हो गया था वो। तो ढूंढिए कहाँ पर जीरो है, सी ऑप्शन में। जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट बिकम्स जीरो और एवरेज प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव होता है। एपी भी इसी के साथ ही बनता है। ठीक है ना, एपी भी इसके साथ ही बनता है। जैसे ये हमने एमपी बनाया ना ऐसे करके, तो यहाँ पर एपी भी जो है ना वो ऐसा ही बनता है, एपी भी। ठीक है, पर एपी कभी नेगेटिव नहीं होता, एपी बस यही तक रुक जाता है। एपी आपका जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, एपी कर्व थोड़ा सा ऊपर साइड में ही रहता है। यहाँ पर एपी का रिलेशन था ना, तो मैं एपी भी दिखा देती हूँ। ये एमपी जो है वो नीचे चला जाता है क्योंकि नेगेटिव होता है, पर एपी बहुत होशियार है, वो नहीं जाता नीचे नेगेटिव कभी भी, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है इस तरीके का। ये वाला पॉइंट आपका एपी का है। ठीक है, तो एपी आपका कभी भी नीचे नहीं जाएगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही होता है। चलिए, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। सेकंड स्टेज जब खत्म होता है जब आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है एमआर जो है वो आपकी जीरो हो जाती है, एमपी। इतना ही याद रखना है, ज्यादा क्यों याद रखना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाती जाऊंगी, जिन्होंने पहली बार मेरी क्लास देखी होगी वो भी समझ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ तो अब नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साथ के साथ सबको फिर से वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। अ कॉमोडिटी विच इज यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस, लीजिए वेरी इजी क्वेश्चन। अगर यहाँ पर मल्टीपल आ गया है आपका, बस और पढ़ना ही नहीं है। मल्टीपल आ गया है तो कॉम्पोजिट, मल्टीपल आ गया है तो कॉम्पोजिट।
जैसे स्टील का यूज जो है वो यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में भी यूज होता है, और भी चीजों में यूज होता है, बेड बनाने में भी यूज होता है, जो स्टील के बेड्स बनते हैं, और मतलब एक एक सामान का कई सारे पर्पजेस पे यूज होना, उसे बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होती है जी? जॉइंट डिमांड वो होती है जब दो प्रोडक्ट साथ में यूज किए जाए, जैसे कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, चलिए, तो कॉमोडिटीज यूज फॉर मल्टीपल पर्पस इज नोन एज कॉम्पोजिट डिमांड। एक प्रोडक्ट का कई सारी चीजों में यूज होना। नेक्स्ट है आपका, ये तो थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको तो रटना पड़ेगा जी आप लोगों को, इसमें समझने का कुछ नहीं है। देखिए, मैंने ओलिगोपोली के मॉडल्स आप लोगों को बताए थे, और दोनों मॉडल्स मैंने अलग अलग भी बताए थे कि कौन से किसके अंदर आते हैं, कौन से, प्लीज वो जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पर, कि मैंने आप लोगों को ओलिगो मॉडल के टाइप्स की करके बताई थी कि कौन सा इस टाइप में आता है, कौन सा उस टाइप में आता है। ठीक है, वो आप लोग सर्च करके मेरा इकोनॉमिक्स का सेशन खोलिएगा, वहां पर मैंने बताया हुआ है। अब बात करते हैं सबसे पहले मॉडल कौन आया, तो इसको याद कर लीजिए, अगर एज इट इज सेम क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि एनटीए दे देता है आजकल ऐसे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपका कॉर्नेट का आता है डुओपोली मॉडल, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर पहला आएगा। फिर आपका स्वीजी का आता है, सबसे पुराना कॉर्नेट है, याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद स्वीजी आता है, स्वीजी के बाद आपका बॉमल्स का सेल्स मैक्सिमम सेल्स मॉडल आता है। लास्ट में आपका न्यूमैन आता है, न्यूमैन को स्टेकलबर्ग भी बोलते हैं, याद रखना। न्यूमैन का दूसरा नाम है स्टेकलबर्ग, इसे अगर न्यूमैन की जगह स्टेकलबर्ग आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहला जो अगर मैं बात करूं लेटेस्ट, वो आपका सबसे पुराना कॉर्नेट का होता है, और सबसे पुराना जो होता है नया सॉरी, सबसे पुराना वाला जो होता है कॉर्नेट का होता है, सबसे लेटेस्ट जो है वो स्टेकलबर्ग या फिर न्यूमैन का होता है। तो फर्स्ट और लास्ट जरूर याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई समझाने वाला नहीं था। कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि कन्वर्जन कॉस्ट इज अ सम ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, या प्राइम कॉस्ट एंड सेलिंग। बताइए कन्वर्जन कॉस्ट। पहली बात तो कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? जब आप अपने रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं, जब चेंज करते हैं, तो उनके बीच जो कॉस्ट में जो कॉस्ट आती है, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग में जब आप चेंज करते हो, जब वो उसको कन्वर्ट करते हो, जो वो कॉस्ट आती है उसे बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। देखिए, कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर, ठीक है, और आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आते हैं, ये याद रखिए। डायरेक्ट लेबर प्लस, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, डायरेक्ट लेबर डीएल प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स यानी एमओ। डायरेक्ट लेबर में आपके क्या क्या आ सकते हैं? डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, से बी ऑप्शन सही होगा। इनडायरेक्ट वेजेस कहीं नहीं आते, ठीक है, साथ ही साथ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेजेस कभी नहीं आते। फिर से यदि गलत हो गया, इनडायरेक्ट तो कभी आ ही नहीं रहा, ये वाला गलत, ये वाला गलत। प्राइम कॉस्ट एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं आते, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो जनरल ओवरहेड है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगेन विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन इन द लॉ ऑफ डिमांड। कौन सा अजम्पशन यहाँ पर नहीं है, ये बताना है आपको। अगर आपको अजम्पशंस पढ़े होंगे कि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कोई भी टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इनकम चेंज नहीं होना चाहिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज नहीं होनी चाहिए, पॉपुलेशन चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, सब में नो 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 लगा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ऑड क्या है? कस्टमर्स आर अफेक्टेड बाय डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सब में देयर आर नो चेंजेस, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, देयर आर नो चेंजेस इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स। सब में नो नो है, और बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका आंसर होगा थर्ड, कंज्यूमर्स आर अफेक्टेड बाय डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये कोई असम्पशन नहीं होता लॉ ऑफ डिमांड का। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। आप लोग असम्पशंस अभी के अभी याद कर लीजिए। ये देखिए, ये कहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है? आई थिंक ये बहुत ऊपर आ गई है, एक मिनट हो जाएगी, स्लाइड चेंज कर। ये रहा, इसको असम्पशंस को प्लीज लर्न कर लीजिए, प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट और प्रेफरेंस कंज्यूमर का कांस्टेंट होगा, कोई चेंज नहीं। देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड्स, कोई चेंज नहीं होगा। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंजेस, आगे चल के कोई चेंजेस का एक्सपेक्टेशन नहीं है। कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चेंज नहीं है, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं है। प्लीज, इफ यू वांट,
You can take a screenshot of that chart. Okay, very important. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपको बताना है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप कौन सा सही नहीं है। नॉट ट्रू यानी फॉल्स बताना है आपको। क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, फॉल्स बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अभी देखिए मैंने आप लोगों को बताया भी था ये चीज, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए और बताइए। व्हेन एमसी इज फॉलिंग द रेट ऑफ फॉल इन एमसी इज ग्रेटर देन ऑफ एसी। व्हेन एमसी इंक्रीजेस एसी ऑल्सो इंक्रीजेस बट एट लोअर रेट। ठीक है। व्हेन एसी इज कांस्टेंट एसी इज स्मॉलर देन एमसी, या एमसी कर्व इंटरसेक्ट एसी कर्व इट्स मिनिमम। बताइए प्लीज। और टेंशन की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, आप लोगों को मैं पूरा बता दूंगी फिर से, ठीक है। जिसको नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ में सीखेंगे। चलिए तो देखिए वहां पर क्या बोला गया है कि व्हेन एमसी इज फॉलिंग द रेट ऑफ फॉल इज एमसी इज ग्रेटर देन ऑफ ईसी। बिल्कुल ठीक बोला गया है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक बोला गया है, ठीक है। जब आपका एमसी गिर रहा होता है, जब आपका एमसी फॉल हो रहा होता है, ठीक है ना, तो जो रेट होता है ना एमसी का, वो एसी से ज्यादा तेजी से फॉल होता है। यहाँ पर ये बोला गया है कि ज्यादा तेजी से फॉल होता है। देखिए मैं आपको चार्ट बना देती हूँ, चार्ट से एकदम देखिए, चार्ट याद कर लीजिएगा। इन सबके चार्ट याद रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये मैंने आपको बनाया चार्ट, ठीक है। ये आपका एसी का चार्ट है, दिस इज कॉल्ड एसी, ठीक है। अब दूसरे कलर से मैं एमसी का बना देती हूँ। ये आपका एमसी है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एमसी है। अब आप खुद बता दीजिए, चार्ट देख लेंगे। अगर आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें चार्ट बना लीजिएगा, 2 मिनट लगेगी, चार्ट बना के सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है, एमसी फॉल हो रहा है, तो ये देखिए एमसी को फॉल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन कितनी ज्यादा से हो रहा है। ये तो थोड़ा 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 हो रहा है, ऊपर है, ये इससे ज्यादा से गिरा है, एकदम नीचे से इतना नीचे गिर गया है ये, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि जो रेट है एमसी का फॉल का वो ग्रेटर है, बिल्कुल ठीक है, ये ज्यादा पे गिरा हुआ है। ग्रेटर का मतलब ये ज्यादा तेजी से गिरा हुआ है एसी से। फिर बोला है जब एमसी इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए एमसी इंक्रीज हो रहा है ना, ये वाला पोर्शन देखिए बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, एमसी इंक्रीज हो रहा है, तो एसी भी बढ़ रहा है। हाँ तो एसी ने भी तो बढ़ना शुरू किया, देखिए ये एसी भी तो बढ़ रहा है, बट बहुत लोअर रेट पे बढ़ रहा है। ये देखिए कितने ऊपर तेजी से ऊपर गया एमसी, पर ये बहुत धीरे धीरे जा रहा है, इतना ऊपर पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि ये भी लोअर रेट से बहुत धीरे 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 बढ़ रहा है, और एमसी तो बहुत तेजी से बढ़ चुका है। तो सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। एसी इज कांस्टेंट, देखिए ये वाला पॉइंट है जहाँ पे एसी कांस्टेंट है, ये वाला पॉइंट। तो जब एसी कांस्टेंट रहता है तो एसी जो है वो क्या, एमसी से। अब एक बात बताइए, जब एसी कांस्टेंट रहेगा तो एसी क्या छोटा है एमसी से? जी नहीं, जब ये कांस्टेंट हो जाता है तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। जब आपका एसी कांस्टेंट हो गया है ना, तब एमसी इक्वल टू एसी दोनों बराबर पे आ जाते हैं ये। इसीलिए जब कोई भी अपने मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है, या कोई भी जब है कांस्टेंट पे आता है, तो दोनों चीजें बराबर हो जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। एसी इक्वल टू एमसी होता है जब एसी कांस्टेंट हो गया, तो ये दोनों बराबर पे आ जाते हैं। फिर बोला है एमसी कर्व इंटरसेक्ट एसी कर्व, देखिए इंटरसेक्ट करा ना, इसके मिनिमम पॉइंट पे ही तो काटा है ये, जहां पर एमसी इक्वल टू एसी होता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर गलत हो गया, फॉल्स पूछा था। एसी कांस्टेंट होता है तो एमसी इक्वल टू एसी माना जाता है। आई होप आप लोगों को, जिन्होंने पहली बार पढ़ा होगा, वो समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो गया। मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ, कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है, ओके। अगर चार्ट याद रहेगा, क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर दोगे। ये देखिए चार्ट यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, जब एमसी एसी ग्रेटर है, जब एसी आपका बड़ा है 38, ठीक है, और एमसी -6 पर है खाली, ये 11, ये 4, ठीक है। तो अब देखिए ना, एमसी ज्यादा, एसी जब ग्रेटर हो रहा होता है तो एसी गिर रहा होता है, ये गिर रहा है, ये गिर रहा है, ठीक है। इससे बड़ा होता है पर गिर रहा होता है, ठीक है। जब दोनों, जब एसी कांस्टेंट पे आ जाता है ना, यहाँ पर कांस्टेंट पे, तो एमसी इक्वल टू एसी हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा, जब एसी बढ़ने लगता है ना, जब ये बढ़ने लगता है, जब एसी राइज होने लगता है, तो एमसी ज्यादा बड़ा तेजी से जाता है, इसीलिए एमसी ग्रेटर हो जाता है। ये 3 फेजेस जरूर याद कर लीजिए। व्हेन एसी इज ग्रेटर देन एमसी, एसी फॉल्स। व्हेन एमसी इज इक्वल टू एसी, एसी कांस्टेंट। व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एसी, एसी राइजेस। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों फेजेस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मैंने आपको बता दिया है कि जब आपका एसी जब बढ़ा, ज्यादा तेजी स्पीड से गिर रहा होता है, ठीक है, तो वो बड़ा होता है, उससे गिर रहा होता है, लेकिन एमसी से ज्यादा अमाउंट से गिर रहा होता है, तेजी से, ठीक है। जब ये एसी कांस्टेंट हो जाता है तो दोनों बराबर हो जाते हैं। फिर देखा ना आपने एमसी ने कितना स्पीड पकड़ लिया था यहाँ पर, क्योंकि एमसी बड़ा हो जाता है एसी से, और एसी भी बढ़ रहा होता है, लेकिन एमसी बड़ा, खूब ज्यादा नंबरों से बढ़ता है वो, इसीलिए बोलते हैं एमसी ग्रेटर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों फेजेस आपको याद रखनी है। जो चीज मैंने समझाई है वही है ये इसमें। अब आपको ओलिगोपॉली के अजम्पशंस बताने हैं। बताइए, अजम्पशंस ऑफ ओलिगोपॉली। मैं आपको कीवर्ड दूंगी, यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, क्या पे यहाँ पे सिर्फ वन सेलर होता है? जी नहीं मैम, तो ये गलत हो गया। क्या लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं? जी नहीं मैम, ये भी गलत हो गया। तो क्या फ्यू सेलर्स होते हैं? फ्यू, तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, ओलिगोपॉली में वर्ड होता है फ्यू सेलर्स का, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। फिर एंट्री ऑफ न्यू सेलर इज रेस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल यहाँ पर एंट्री और एग्जिस्ट यहाँ पर बैन होती है, नहीं आ सकता ना कोई इजिली जा सकता है। फर्म इंटरडिपेंडेंस, बिल्कुल एक फर्म दूसरे फर्म पे इंटरडिपेंडेंट होता है, ताकि मिल के ये लोग क्या करते हैं, कार्टेल बनाते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी, डी और ई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बस सॉल्व हो गया, देखिए 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बी आपका, डी और ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यू सेलर्स होते हैं, नए सेलर्स की रेस्ट्रिक्शन एंट्री बना, मतलब जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, और फर्म जो होते हैं एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तभी तो प्राइस सेट करते हैं मिलकर। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है, करिए। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, करिए। चलिए, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्शन डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का चार्ट कुछ इस तरीके का बनता है। इसके अंदर अगर कोई चेंज आता है, इसके अंदर अगर कोई चेंज आता है लॉ ऑफ डिमांड में, तो ये या तो ऊपर जाएगा या तो ये नीचे जाएगा, वही की वही रहता है सेम। कर्व में कोई चेंज नहीं आता, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लाइन वही रहेगी सेम की सेम। और जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है, अगर कोई भी चेंज आता है उसमें, अगर आपके डिमांड में कोई भी चेंज प्राइस की वजह से आए, कोई भी चेंज प्राइस की वजह से चेंज आता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होता है। याद रखिए, प्राइस का रोल अगर कहीं भी पूछा जाए तो कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब प्राइस, ए का थर्ड, प्राइस का कोई भी चेंज अफेक्ट, ठीक है। और एक्सपेंशन का क्या होगा? एक्सपेंशन का होगा डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम। मैंने बोला ना, चेंज नहीं होता, प्राइस की वजह से चेंज नहीं होता, मूवमेंट होती है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, नहीं तो स्ट्रेट लाइन वही की वही खड़ी रहेगी, ना वो आगे जाएगी ना वो पीछे जाएगी, खाली मूवमेंट होता है ऊपर से नीचे, अभी चार्ट बना के दिखाया था। फिर डिक्रीज डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। तो जब आपके डिमांड में प्राइस को छोड़कर बाकी किसी की वजह से भी चेंज आए, इसमें प्राइस को छोड़ दीजिए, प्राइस सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन में आएगा, ठीक है। तो डिक्रीज और इंक्रीज डिमांड यानी आपकी अगर आपके डिमांड में कोई भी चेंज आ रहा है, लेकिन प्राइस की वजह से नहीं आ रहा, किसी और फैक्टर की वजह से आ रहा है, तो डिक्रीज और इंक्रीज इन डिमांड होता है। तो बी का ऑप्शन हो जाएगा नॉन प्राइस चेंज इफेक्ट। नॉन प्राइस, प्राइस की वजह से चेंज नहीं आएगा। और इंक्रीज इन डिमांड क्या होगा? शिफ्ट इन डिमांड कर। शिफ्ट क्यों होगा? देखिए, जब मैंने कॉन्ट्रैक्शन का बनाया था और एक्सपेंशन, तो मैंने कहा था ये लाइन स्ट्रेट ही रहेगी, ये या तो ऊपर मूवमेंट होगा या तो नीचे मूवमेंट होगा। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड में क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज होता है, या तो आगे जाएगी या तो लाइन पीछे जाएगी, ऐसे करके। इसीलिए शिफ्ट होता है डिमांड कर्व, या तो लेफ्ट वर्ड या तो राइट वर्ड, ठीक है, इसीलिए इंक्रीज इन डिमांड बोला गया है। तो याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में जो डिमांड कर्व है वो सेम रहता है, सिर्फ मूवमेंट होती है ऊपर और नीचे, और प्राइस की वजह से कोई चेंज आता है तब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कब होती है? जब प्राइस की वजह से चेंज ना आए और किसी फैक्टर की वजह से चेंज आए, और आपका जो डिमांड कर्व है या तो वो इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो, शिफ्ट करेगा वो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक है ये। तो ये आज का सेशन था जो मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। चलिए, तो सेशन अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर शेयर करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइकिंग शेयर ज़रूर करिए। तब से आपसे मिलते हैं नेक्स्ट, आपकी लास्ट इकोनॉमिक्स के जो एमसीक्यूज बचे हुए वो आपको लास्ट सेशन में मैं करा दूंगी। तब तक गुड बाय, टेक केयर।